Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the earthing, right? हमने देखा था कि हमारे घरों में अर्थिंग की जाती है सो दैट शॉक ना लगे। अब हम समझेंगे कि जो लाइटनिंग है वो कैसे होती है, उसके पीछे का क्या रीज़न है और कैसे साइंटिस्ट को उसके पीछे का रीज़न जो है वो समझ में आया। सो it is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. अब ये हमारे लिए ये पॉसिबल है ये चीज़ समझना कि लाइटनिंग कैसे होती है चार्जेस के द्वारा, राइट? जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है या फ्रिक्शन के कारण एक तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। You learnt in class 7th that during the development of the thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि थंडरस्टॉर्म्स के समय जो एयर करंट हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, राइट? These vigorous movement cause separation of charges और ये जो मूवमेंट है इसके कारण जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edge of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edge. और इस प्रोसेस के कारण जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और ग्राउंड पर भी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, और जब इन एक्यूमुलेटेड चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, the air which is normally a poor conductor of electricity, एयर जो कि जनरली पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, तो जो एयर है वो उनके फ्लो को नहीं रोक पाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, और उस केस में क्या होता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, और उसके कारण जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। वी कैन स्ट्रीक अ लाइटनिंग, और उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एज यू कैन सी हियर, जो अपर क्लाउड्स के ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, और ग्राउंड पर भी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेटेड हैं। जब ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस से मिलते हैं तो उनमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है और उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग, राइट? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन द टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो दो क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, ऑल्सो क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड्स पे भी हैं ऑल्सो अर्थ पे भी हैं, राइट? तो नेगेटिव चार्जेस हो सकता है ऊपर वाले क्लाउड्स की तरफ जाएं या हो सकता है वो अर्थ की तरफ आएँ। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। आज हम लाइटनिंग से उतने ज़्यादा नहीं डरते हैं जितने कि हमारे एंसेस्टर्स डरा करते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, अब हम उसके पीछे का फिनोमिना जो है वो समझ चुके हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, साइंटिस्ट इस बारे में और भी ज़्यादा डिस्कवरीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हालांकि अब हमको पता है कि हमको लाइटनिंग से कैसे बचना है, लेकिन लाइटनिंग एक नेचुरल डिज़ास्टर है और इसके कारण हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस टू अस।
इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इनसे बचाने के लिए जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो प्रॉपरली लें। तो समझते हैं कि क्या क्या मेजर्स हमको लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग से हम अपने आप को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग लाइटनिंग द थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग हो रही हो या थंडर स्टॉर्म हो रहे हो तो हम किसी भी ओपन प्लेस पर ना रहें, हम एक कवर्ड प्लेस पर चले जाएं, घरों के अंदर आ जाएं। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। अगर आपको थंडर की आवाज़ आ रही है तो ये अलर्ट है कि अब बिजली जो है वो गिरने वाली है और हम उस केस में एक सेफ प्लेस पर चले जाएं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। अगर बाहर आपने थंडर आवाज़ सुनी है तो आप कुछ समय तक रुकें और कुछ समय के बाद ही आप बाहर आएँ सेफ प्लेस से, राइट। जब तक हम सेफ प्लेस पर हैं तब तक हम वहीं रहें जब तक वो थंडर की आवाज़ कंप्लीटली बंद ना हो जाए। अब हम एक सेफ प्लेस कैसे ढूंढें। अगर हम घरों में हैं तो हम सेफ़ हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर हैं तो हम एक सेफ प्लेस कैसे ढूंढ सकते हैं वो समझते हैं। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। अगर आसपास कोई हाउस है या कोई बिल्डिंग है तो हम उसमें चले जाएं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस, अगर हम कार या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसके अंदर सेफ हैं, हम कार या बस के अंदर सेफ हैं अगर हम विंडोज़ और ड्रोर्स को कम्प्लीटली बंद कर लेते हैं तो, राइट। तो अगर हम कार के अंदर हैं या बस के अंदर हैं तो हम उसकी विंडोज़ को कम्प्लीटली बंद कर दें, हमारी कार या बस को पूरा तरीके से बंद कर दें तो हम सेफ़ हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस हैं वो हमारी बस से होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, बेसिकली उनकी अर्थिंग हो जाएगी, राइट। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अब थंडर स्टॉर्म अगर हो रहा है तो उस समय हम क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो थोड़ा सा समझते हैं। आउटसाइड, बाहर किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जितने भी ओपन व्हीकल्स हैं, वेदर टू व्हीलर्स हो गए या कंस्ट्रक्शन मशीन्स हो गई, टैक्स रिक्शाज हो गई, इस तरीके के जितने भी ओपन व्हीकल्स हैं वो सब सेफ नहीं हैं। ओपन फील्ड, tall trees, shelters in park, elevated places do not protect us from lightning strokes. कभी भी ट्री के नीचे खड़े नहीं हो, पार्क में शेल्टर ना ढूंढें। जो एलिवेटेड प्लेस हैं, जो थोड़ी सी हाइट वाली प्लेसेस हैं, हम वहाँ पे कहीं नहीं जाएं। इस तरीके प्लेसेस पे आप सेफ नहीं हो ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के समय अगर आप एक अम्ब्रेला कैरी कर रहे हो तो वो एक अच्छा आइडिया कभी भी नहीं है, हमको अम्ब्रेला कैरी नहीं करनी चाहिए। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो हम छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लें, बड़े पेड़ों के नीचे शेल्टर ना लें। बड़े पेड़ों पर जो थंडर स्टॉर्म है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। अगर आप एक किसी तरीके का शेल्टर अवेलेबल नहीं है और अगर आप एक ओपन फील्ड में हैं तो आप जितने भी ट्रीज हैं उन सबसे दूर हो जाएं। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। आपके आसपास अगर कोई पोल है, मेटल ऑब्जेक्ट हैं तो उन सब से आप दूर हो जाएं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। हमको ग्राउंड पे लेटना नहीं चाहिए। इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड। आप इस तरीके से बैठ जाएं ग्राउंड पर, एज इट इज़ शोन इन दिस पिक्चर। इस तरीके से हमको बैठ जाना चाहिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। हमको अपने हैंड्स को अपनी नीज पर रख लेना चाहिए, घुटनों पर रख लेना चाहिए और अपने हेड को अपने हैंड्स पर रखना चाहिए। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू द स्ट्रक। ऐसा करने से क्या होगा
कि हम जो है हमारा बॉडी साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और अब हमको लाइटनिंग कैच करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये तो सारी चीज़ें हो गई जब हम हाउस के बाहर हैं। अब हाउस के अंदर रहते हुए हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो थोड़ा सा समझते हैं। दैट इनसाइड अ हाउस व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स। लाइटनिंग के कारण जो टेलीफोन कॉर्ड्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, मेटल पाइप्स हैं, वो सब भी ख़राब हो सकते हैं या वो सब में भी लाइटनिंग जो है वो कैच हो सकती है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। थंडर स्टॉर्म के समय हम इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। ये सेफ़ है कि हम मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करें, कॉर्डलेस फ़ोन्स का यूज़ करें। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन ड्यूरिंग अ वायर्ड फ़ोन। ये एक वाइज डिसीजन है कि हम एक ऐसे पर्सन को कॉल करें हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। जो कि हमारा फ़ोन एक वायर्ड फ़ोन के द्वारा उठाने वाला है, मतलब मोबाइल पे कॉल ना करें, टेलीफोन पे हम उसको कॉल करें। सॉरी, उसको हम वायर्ड फ़ोन पे ना करें जबकि हम उसको मोबाइल फ़ोन पे करें। राइट, सामने वाला जो पर्सन है वो भी मोबाइल फ़ोन पे हमारा कॉल उठाए, ऐसे पर्सन को हम कॉल करें। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स के समय हम बाथ ना लें, नहाना नहीं चाहिए। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। इससे क्या होगा कि हम रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहेंगे और आपको पता है वो जो जो वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है, तो इसलिए वो थंडर स्टॉर्म को कैच कर सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, टीवीज़ हो गई, उनके प्लग्स हमको निकाल देने चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। इलेक्ट्रिकल लाइट्स को हम चालू रख सकते हैं। दे डो नॉट कॉज एनी हार्म। उससे कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से। मतलब कि अगर बिजली आए, अगर थंडर स्टॉर्म आए तो बिल्डिंग के अंदर लाइटनिंग नहीं आ पाए, ऐसा कुछ किया जाता है। अ मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग is installed in the walls of building during its construction। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं, मेटेलिक रॉड्स, बिल्डिंग से बड़ी मेटेलिक रॉड्स, उनको कंस्ट्रक्शन के समय ही वॉल्स के बीच में गाड़ दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउटसाइड इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। एक एंड जो है रॉड का उसको एयर में छोड़ दिया जाता है और जो दूसरा एंड है उसको ग्राउंड में बहुत नीचे तक बरी कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब इस रॉड से क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो इस रॉड से होते हुए डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे और घर के अंदर जो है चार्जेस नहीं आ पाएंगे। The metal columns used during the construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent। हमारे घरों में जो कॉलम्स बने होते हैं कंस्ट्रक्शन के समय, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और जो वाटर पाइप्स होते हैं, वो भी हमको कुछ हद तक बचा सकते हैं लाइटनिंग के दौरान। डो नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। हमको थंडर स्टॉर्म के समय उनको टच नहीं करना चाहिए। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इस घर में यहाँ पे आपने एक वायर जो कि सीधे यहाँ से होते हुए हमने उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। अब क्या होगा कि अगर ऊपर बिजली आती भी है, यहाँ पर अगर बिजली आती भी है तो वो इससे होते हुए डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी,
ग्राउंड में और बिल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके आने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लाइटनिंग से बच सकते हैं। उससे बचने के कुछ तरीके यहाँ पर हमको सजेस्ट किए गए हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज अर्थक्वेक। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था चैप्टर के हम कि दो नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से लाइटनिंग हमने पढ़ा। लाइटनिंग से हम किन किन तरीक़ों से बच सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अर्थक्वेक, जो भूकंप आते हैं। सो यू जस्ट लर्नड अबाउट अर्थक्वेक्स एंड लाइटनिंग। आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा एंड लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ा। इन क्लास 7th यू लर्नड अबाउट साइक्लोन्स। क्लास 7th में आपने साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा था। These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. इस तरीके के जो फिनोमिना हैं उसके कारण एक बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है हमारी लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे। मतलब हमारी जो लाइफ है और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. चूँकि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर लिया है कि अब हम इस तरीके के फिनोमिनास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो ये पता लगा सकते हैं कि आसपास कहीं ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली तो नहीं है, और अगर टाइमली हम पता लगा लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट can warn about the thunderstorm developing in some area. जो वेदर डिपार्टमेंट है वो हमको इस बारे में बता देता है कि आसपास के कोई रीजन में थंडरस्टॉर्म तो आने वाला नहीं है। अगर है तो हम उसके लिए सचेत हो जाएं और अपने आप को उससे बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, राइट। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. अगर आसपास कहीं पर थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग होगी, मतलब बिजली चमकेगी, या साइक्लोन्स आने की भी पूरे चांसेस होते हैं। So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. इसीलिए हमको कुछ समय मिल जाता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इन सब से होने वाले डैमेज से। There is however one natural phenomena which you are not able to predict accurately. एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं आज भी। इट इज़ एन अर्थक्वेक। और वो क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप। इट कैन कॉज डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। अर्थक्वेक के कारण हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tandhar towns of the North Kashmir. 8 अक्टूबर 2005 में एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था उड़ी में और टंगधार में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में सिचुएटेड है। बिफोर दैट a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. और उसके पहले 2001 में भी गुजरात में 26 जनवरी के दिन एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। Now, one activity is given to you. That activity you should read by your own. What is an earthquake? Earthquake क्या होता है? What happens when it occurs? जब earthquake आते हैं तब क्या होता है? What can we do to minimize its effect? इसके effects को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? What are some of the questions which we shall discuss below?
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। An earthquake is a sudden shaking or trembling of earth which lasts for a very short time. Earthquake सडन शेकिंग होती है। बेसिकली हमारी जो अर्थ है, आपको पता है भूकंप में क्या होता है, जो अर्थ है वो शेक करने लग जाती है। और कभी कभी ये बहुत कम समय के लिए होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है अर्थ में 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ के क्रस्ट में जब किसी तरीके की हलचल होती है या डिस्टर्बेंस होती है तो उसके कारण ये जो भूकंप हैं वो आते हैं। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थ पर बहुत बार ये भूकंप, इस तरीके के भूकंप आए हैं। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। कभी कभी ये इतने माइनर होते हैं कि नोटिस भी नहीं होते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है कि भूकंप आया है। बट कभी कभी ये बहुत मेजर भी हो सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट। मेजर अर्थक्वेक हालांकि कभी कभी आते हैं बट उनके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। उनके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस पे, डैम, पीपल, मतलब जो जान माल की हानि है वो बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू अर्थक्वेक्स। देयर कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अर्थक्वेक के कारण फ्लड आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, सुनामीज आ सकती हैं। A major tsunami occurred in Indian Ocean on 26 December 2004. 26 दिसंबर 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। और उस ओशन के आसपास का जितना भी एरिया था उसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो ऑब्जर्व किया गया था। नाउ व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। किस कारण से ये अर्थक्वेक्स आते हैं, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ अर्थक्वेक्स। उसके बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। ऑल्सो हमने पढ़ा कि जो लाइटनिंग होती है वो किस कारण से होती है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, और उससे हम अपने आप को किन किन तरीक़ों से बचा सकते हैं। दैट इज़ द थिंग दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट? So that's all for today's class. The further topics we'll discuss in the next class. Thank you.